नमस्कार। यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवाड़ी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। YouTube चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य के लिए जो विद्यालय का एक जो नवाचार किया गया है, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो हम बात करते हैं कि भोजन क्या है। भोजन वो कार्बनिक पदार्थ है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और वो पदार्थ हमारे शरीर में पाचन की क्रिया के द्वारा शरीर के अंगों के विकास, वृद्धि और ऊर्जा के काम आता है। तो भोजन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। भोजन के प्रमुख अवयवों के बारे में हम बात करते हैं कि भोजन के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले भोजन के अवयवों के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जो है वसा, तीसरा कंपोनेंट जो है प्रोटीन, चौथा जो है विटामिन, पांचवा जो है खनिज लवण, और छठा जो है जल। ये भोजन के 6 प्रमुख जो है अवयव है, और हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है। हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा लघु रूपायनी इकाई जो होती है, जिसको हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अलग अलग इकाई है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं में, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में काम आती है। दूसरा जो कंपोनेंट है वसा, फैट। जितने भी हम चिकनाई खाते हैं, चिकनाई युक्त पदार्थ जो होते हैं, जिसमें वनस्पति तेल है, घी है, और जितने भी जो हैं बटर्स हैं, तो अंडे हैं, इसमें चिकनाई युक्त पदार्थ है, वो सारे के सारे जो है वसा की श्रेणी में आते हैं। और वसा भी ये जो है, ये इससे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है, और शरीर की कोशिकाओं की जो झिल्लियां हैं, कोशिकीय अंगों का निर्माण होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा बहुत अधिक निकलती है। अमूमन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मिलती है जब शरीर किसी विशेष परिस्थिति में, जब हम उपवास करते हैं या लंबा उपवास करते हैं, उस दौरान जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तब वसा का ऑक्सीकरण होकर के शरीर को ऊर्जा प्रदान की जाती है। तीसरा जो कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है यह भी एक महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट है, घटक है। हमारे शरीर का जो विकास है, वृद्धि है, विकास है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत जो है, कोशिकाओं का जो निर्माण है, वो प्रोटीन और वसा इन दोनों के सहयोग से होता है। छोटे से बच्चे होते हैं, उन बच्चों के पोषण में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए छोटे बच्चों को हम प्राय जो है प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध करवाते हैं। और अमूमन देखा जाता है कि जो दूध होता है वो एक अच्छा सा बैलेंस डाइट के रूप में आता है, जिसमें प्रोटीन और सारा जो है यूँ कह सके संतुलित आहार की श्रेणी में आता है। तो बच्चों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए ताकि बच्चे का स्वस्थ विकास हो सके। चौथा जो कंपोनेंट है वो है विटामिन। विटामिन जो है ये भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सूक्ष्म कम मात्रा में है शरीर के लिए, लेकिन इनकी जरूरी आवश्यकता है। अगर ये शरीर में किसी तरह से अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर के अंदर बहुत सारे रोग हो सकते हैं।
वैसे हम देखा जाए तो विटामिन जो है, विटामिन की अलग अलग श्रेणियां हैं। विटामिन ए, विटामिन जो है बी, इसको भी अलग अलग तरीके होते हैं, B1, B2, B6, B12। तो ये जो है बी कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग होते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो है बी अलग अलग तरह के सारे आ जाएंगे। B1 थाइमिन, B2 जो है राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन है। तो इस तरीके से जो है इसमें बी कॉम्प्लेक्स में सारे आ जाते हैं। विटामिन सी, ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी जो है ये भी। विटामिन डी, ये जो विटामिन डी है जिसको हम कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन के, और एक और होता है विटामिन ई। ये किताबों में, लेकिन यहाँ तक तो अपने कोर्स में है। विटामिन ए जो है, इनके जो अगर हम स्रोत की बात करते हैं कि ये कहाँ से हमें मिलता है, तो अमूमन हम देखते हैं कि विटामिन ए जो है वो जितने तरह के फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, फल फूल हैं, इनमें अपन को काफ़ी मात्रा में मिलेगा ये। और विटामिन ए जो है अपन देखते हैं टमाटर में है, अपने जो है गाजर में है। इससे जो है शरीर को, हमारी आंखों की जो रोशनी है वो अच्छी रहती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर जो है शरीर के अंदर आंखों की कमजोरी आ जाती है, जिसको हम अमूमन कहते हैं रतौंधी रोग। तो ये जो है आंखों की स्वस्थता के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन हम बी की बात करते हैं, तो विटामिन जो बी है वो अलग अलग तरीके शरीर के अंदर अलग अलग इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि बी में, विटामिन बी जो है हमारे शरीर की त्वचा है, हमारे जो है अपने शरीर के त्वचा पे है, आंखों में अपने क्या कहते हैं कि मसूड़ों की या पपड़ियाँ फट जाना है, ये चीज़ है। तो इसके भी जो विटामिन है, एक विटामिन सी जो है ये मसूड़ों के अंदर जो है जब खून निकल जाता है तो इसके लिए भी जरूरी है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर की हड्डियों के लिए और दांतों के लिए जरूरी हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो शरीर के अंदर हमारे जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएगी। और विटामिन के जो है ये भी शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर जब भी खून शरीर से बाहर निकलता है तो खून का जो थक्का बनता है वो विटामिन के से ही बनता है। तो इन सभी विटामिन जो है हमारे ये भी भोजन के प्रमुख अवयव आते हैं। खनिज लवण की हम बात करते हैं। खनिज लवण जो है ये जितने भी तरह के मिनरल्स है भोजन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर हम भोजन में हम देखते हैं कि खनिज लवण में हमारे शरीर के लिए एक तो लोहा तत्व, फिर जो हम देखते हैं कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, फिर जो है सोडियम है, आयोडीन है, इस तरीके से कैल्शियम है। ये बहुत सारे जो है सारे के सारे ये मिनरल्स है, ये भोजन के अंदर आवश्यक है। इनकी मात्रा यद्यपि कम ही है लेकिन जरूरी है। ये सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे ऐसे लवण हैं जो हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को तेज करते हैं, शरीर की मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, ताकि शरीर के अंदर हम देखते हैं कि भाई किस तरह से जो रासायनिक एजेंट आयनों के हिसाब से ही होती हैं, तो इनके लिए जरूरी है। ये लोहा जो तत्व है ये हमारे शरीर के अंदर हम देखते हैं कि जो लाल रक्त कणिका होती हैं जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन बनता है, इस हीमोग्लोबिन के रचना में इसका निर्माण जो है इस लोहा तत्व के कारण ही होता है। तो इसलिए अगर मान लो ये आयरन की कमी हो जाए बॉडी में, शरीर में, तो फिर जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होगा, तो निश्चित तौर से धीरे धीरे जो है वो अपन मानते हैं कि रक्त अल्पता की बीमारी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। फास्फोरस, कैल्शियम, ये दोनों जो है ऐसे लवण हैं जो दांतों के निर्माण में, अपने जो है हड्डियों के निर्माण में इनके लिए जरूरी है। तो इनकी अगर शरीर में कमी हुई तो निश्चित तौर से ये हड्डियां जो है कमजोर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर भोजन के अंदर इनकी भी मात्रा जरूरी है। जल, जल जो है एक अकार्बनिक विलायक है। इसमें जल के अंदर बहुत सारे जो पदार्थ है घुल जाते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि उपापचय जो क्रिया है कोशिका के अंदर वो जलीय माध्यम में ही होती है।
जल के बिना हम ये कह सकते हैं हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर लगभग 65% कोशिकाओं के अंदर जो है जल की मात्रा होती है। तो ये जो जल है, इस जल के अंदर सारी जो है रासायनिक क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रिया इसी माध्यम में होगी। अगर हम जल की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाए तो उपापचय की क्रिया भी प्रभावित होगी। तो हमें जो है इन 6 जो है भोजन के जो अवयव है इनकी जो है एक उचित मात्रा अगर हमारे शरीर में हो तो हम उस ऐसे भोजन को अपन जो है संतुलित भोजन की श्रेणी में लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार जो है जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं अंग्रेजी में, संतुलित आहार या संतुलित भोजन क्या है? ऐसा भोजन जिसमें ये भोजन के जो सभी अवयव है वो एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। एक जो है निश्चित अनुपात शरीर के अनुसार। जैसे हम मानते हैं कि छोटा बच्चा है, बच्चे का शारीरिक विकास जरूरी है, तो फिर जो निश्चित तौर से उसके अंदर प्रोटीन और विटामिन की मात्रा इसकी जो है जरूर होगी। लेकिन हर बॉडी के हिसाब में कोई मान लो मेहनत कश किसान है जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है, तो उनके लिए ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा चाहिएगी क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संतुलित आहार यानी ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन के सभी अवयव, ये जो सभी अवयव है एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। सभी अवयव एक निश्चित अनुपात में हो तो उसको हम कहेंगे संतुलित आहार। यदि इनमें से एक भी अवयव एक निश्चित अनुपात में नहीं है तो उसकी कमी के कारण शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाएगा। फिर जो है हम बात करते हैं कि जब प्रोटीन के अंदर की बात करते हैं कि मान लो प्रोटीन जो है ये शरीर में इसकी कमी होगी। अब मान लो जो है प्रोटीन की शरीर में जब कमी हो जाती है तो छोटे बच्चों का जो विकास है, अपन जानते हैं कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के जो कोशिकीय अंगक हैं जितने भी तरह के जैसे केंद्रक हैं, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब की जो कोशिका झिल्ली है वो मेम्ब्रेन जो है झिल्लियां हैं वो प्रोटीन वसा इनकी बनी होती है। तो फिर जो है शारीरिक विकास में बच्चों के लिए तो प्रोटीन जरूरी है। अब अगर मान लो प्रोटीन की कमी हो जाए तो फिर जो है बच्चों में क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो रोगों की बात करते हैं जो अपने कोर्स में है। एक तो है क्वाशियोर-कोर रोग, क्वाशियोर-कोर रोग, और दूसरा जो है वो है मेरस्मस। ये दो रोग जो हैं प्रोटीन की कमी से होते हैं और बच्चों में ये रोग ज्यादातर देखा जाता है। क्वाशियोर-कोर रोग क्या है? छोटे बच्चों में जब प्रोटीन की कमी हो जाए तो फिर जो है उन बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि उसका जो पेट होता है वो एकदम फूल जाता है और पेट फूलने के बाद जब हम देखते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको भूख कम लगती है, हर बात में जो है चिढ़ता है। इस टाइप के जो एक एब नॉर्मल असामान्य जो लक्षण प्रकट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। मेरस्मस में क्या है, ये भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि प्रोटीन की कमी के साथ साथ अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिले तो उस स्थिति में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उस स्थिति में उसका शरीर जो है कांतिहीन, मतलब आंखें जो हैं आंखों में एक चमक नहीं होगी जिसको हम कहते हैं कांतिहीन आंखें, और शरीर एकदम दुबला पतला हो जाएगा, हड्डियों का ढांचा जैसे दिखाई देगा। तो ये छोटे दोनों रोग जो हैं बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण ही होते हैं, क्वाशियोर-कोर रोग और मेरस्मस रोग। अब जो है अपन बात करते हैं कि अगर ए की कमी है तो फिर जो है रतौंधी रोग हो जाएगा, B1 की कमी है बेरी-बेरी रोग हो जाएगा, C की कमी है स्कर्वी रोग हो जाएगा, D की कमी है रिकेट की बीमारी हो जाएगी, विटामिन K की कमी है तो फिर जो है रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जो भोजन के अवयव है ये सभी हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि जल की जब अपन बात करते हैं तो कौन सा जल जो है शुद्ध होता है, यानी कि हम किस जल को पीने योग्य जल कहते हैं। पीने योग्य
जल, ये कौन सा जल होता है जो हम पी सकते हैं? हम ये कहते हैं कि साहब ये तो शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल ही हम पीते हैं। वैसे शुद्ध जल की जो अगर पीएच की बात करते हैं, pH 7 जो होता है उदासीन। अब अगर मान लो किसी जल का pH मान 7 है, उदासीन है, तो वो तो फिर जो है आसुत जल कहलाएगा। और आसुत जल जो होता है वो स्वादहीन होता है। स्वादहीन का मतलब, अब ऐसा जल जो है, अगर हम आसुत जल की बात करें, स्वादहीन होता है, रंगहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है। ये तीन जो गुण अपन बात करते हैं कि आसुत जल के क्या गुण हैं। तो आसुत जल के गुण के अंदर स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन। लेकिन हम बात करते हैं कि साहब ये जल हमारे पीने में काम आएगा। अब देखो, ये दोनों जो है हमारे पीने के लिए स्वाद जरूरी है। हम जो है अगर आसुत जल पिएंगे तो ये हमारे इसमें मिनरल्स नहीं होंगे। इसलिए हम बात करते हैं कि पीने योग्य जो जल है उसका pH मान 7 के आसपास होना चाहिए, न तो 7.12 या फिर जो है इससे जस्ट नीचे, मतलब 7 के आसपास होना चाहिए, ताकि क्या है कि उसके अंदर मिनरल्स की मात्रा होगी तो वो जल जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो ऐसा जल जो जिसका pH मान 7 के आसपास है, यानी कि 7.1, 7.2, या फिर जो है 7 से 0.12 कम है, तो वो जल जो है हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन उसमें वो जो है जल साफ सुथरा। दूसरी विशेषता हम बात करते हैं कि इसके अंदर दिखाई देने वाले कोई भी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए, मतलब उसमें मिट्टी के कण है या कोई कूड़ा करकट है, ऐसा, यानी उसको पानी साफ होना चाहिए, उसमें कोई अशुद्धियां दिखनी नहीं चाहिए, जल में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। अब हम किसी जल को हम देखते हैं, उसके अंदर अगर थोड़े बहुत जो है गंदगी दिख रही है, कोई आंखों से दिख रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। मतलब जल साफ स्वच्छ होना चाहिए, जिसमें आंखों से कोई हमें चीज गंदगी या कूड़ा करकट या कोई कण जो है दिखाई नहीं देने चाहिए। एक दूसरी बात, उसका pH मान 7 के आसपास होना चाहिए। तो उसमें तीसरी जो विशेषता है कि उस जल के अंदर वो जल जो है कीटाणु रहित या रोगाणु रहित होना चाहिए। तो हम ये बात करते हैं कि पीने योग्य जल की 3 मेजर विशेषता है। नंबर 1, ऐसा जल जिसमें अशुद्धियां नहीं हो, हमें कोई भी जो है मिट्टी के कण वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे। दूसरी बात, उसमें कोई भी रोगाणु या कीटाणु नहीं होना चाहिए, जर्म्स वगैरह कोई है वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो है, उस जल का pH मान जो है 7 के आसपास हो, जिसमें मिनरल्स घुले हुए हो, तो वो जल हमारे लिए उपयुक्त होता है पीने के योग्य। अब जब हम बात करते हैं कि जल के कार्य क्या है, कि हम पानी क्या क्या काम करता है, तो नंबर 1, जल के जो कार्य की हम बात करते हैं, तो पहली बात, जल जो है शरीर के अंदर तमाम जो उपापचय क्रिया है कोशिकाओं के अंदर, वो जलीय माध्यम में होती है। एक तो जो है जल के कार्य की हम बात करते हैं कि जल के कार्य, तो नंबर 1, उपापचय क्रियाओं में उपापचय क्रियाओं में जल की उपयोगिता है। सारी रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया इसी माध्यम में होगी। नंबर 2, जल जो है हमारे शरीर में अगर जल की मात्रा कम हो गई तो जो है शरीर की ऊर्जा जो है हमें कम मिलेगी, शरीर में एक थकान सी महसूस होगी। इसलिए जल पर्याप्त मात्रा में पीने से शरीर के अंदर एक स्फूर्ति बनी रहती है। जल की मात्रा अगर शरीर में कम हुई तो पथरी की शिकायत भी हो सकती है किडनी के अंदर। जल जो है हमारे शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर भी निकालता है। जल के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ जो है मूत्र के रूप में और पसीने के रूप में भी बाहर निकलता है। तो जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर में से अनावश्यक जो पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालना, शरीर का तापमान बनाए रखना, शरीर में विभिन्न एक ऊर्जा
की स्फूर्ति बनाए रखना शरीर के लिए। और ये जल जो है, जल के बिना हम शरीर के लिए ये कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जल जो है हमारे शरीर में हमारे वजन का लगभग 65% के आसपास भाग होता है। इस जल के बिना जीवन